हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आप लोग आज से शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग, चाहे वो आपका पुलिस हो, होमगार्ड हो, लेखपाल हो, पीसीएस जैसे एग्जाम हो और टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए जो है ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको रेगुलर इसका नोट्स बनाना है या तो फिर वीडियो को एक दो बार देख करके प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जिसमें है कि भारत जो है पूरे देश से नक्सल प्रभावित, इसका मतलब है यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसका मतलब है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करना है। ऐसे में कुछ स्थानों पर ऑपरेशन भी चलाए गए। इसका मतलब है कि भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने का जो है प्रयास करना था। और वो भी गृह मंत्रालय हमारा जो है इस रिपोर्ट के अनुसार कितने समय के लिए जो है ये एक लक्ष्य रखा गया था। तो ये लक्ष्य रखा गया था 31 मार्च, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 फरवरी है, 31 मार्च है, 5 अप्रैल है और 1 मई है। 31 मार्च तक का ये एक लक्ष्य रखा गया था, जो कि आप देखेंगे ये गृह मंत्रालय अमित शाह ने खुद जो है एक बयान में किया और इन्होंने बताया कि यहाँ पर हम लोग 2 ऑपरेशन भी चलाते हैं इसे समाप्त करने के लिए। एक ऑपरेशन गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। हालांकि वो ऑपरेशन 2025 से ही चलाए जा रहे हैं और उसका लक्ष्य रखा गया था 31 मार्च 2026। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2026 को इसका लक्ष्य रखा गया था। और इसमें 2 ऑपरेशन थे। ऑपरेशन द इंड, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन द इंड किस लिए चलाया गया था। नक्सलियों पर प्रहार करने और उन्हें आत्मसमर्पण कराने के लिए। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो है झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, कई राज्यों में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और वहां पर उनके ऊपर हमले किए गए। प्रहार करना, उन्हें आत्मसमर्पण कराने के मजबूर करना, यह ऑपरेशन द इंड के तहत ऐसा किया गया। ऑपरेशन संकल्प, इसके तहत नक्सल युक्त भारत बनाने का एक मिशन है। मतलब नक्सल मुक्त भारत बनाने का एक मिशन है कि पूरी तरह से नक्सलवाद को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो ऐसा मिशन जो है शुरू किया गया। तो आपको 2 ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन संकल्प किस लिए चलाया गया, नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन द इंड किस लिए चलाया गया कि उन्हें जान से नहीं मारा जाएगा, उन्हें आत्मसमर्पण करके फिर से संविधान में जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश दिवस की स्थिति को मनाने की घोषणा की। याद रखना है कि बांग्लादेश में अचानक जो है तख्ता पलट हो गया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक आज़ादी की मांग की कि मेरा जो पुरानी सरकार थी वो उन्हें गुलामों की तरह उनका मानना था। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो उस समय हम लोग जो वहाँ के लोग थे वो लोग जो है अपना एक दिवस मनाते थे और वो स्वतंत्रता दिवस। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में तख्त पलट हुआ 2024 में, आप देखेंगे कि 2025 में वहाँ के लोगों ने एक जो है नया कह सकते हैं कि दिवस मनाने की घोषणा किया। वो दिवस कौन सा था, वो दिवस 8 अगस्त, 13 अगस्त, 22 अगस्त और 6 सितंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त प्रत्येक साल उनका एक दिवस, स्वतंत्रता दिवस होगा। हालांकि इससे पहले जो है ये लोग कब मनाते थे, इससे पहले आप देखेंगे कि बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ और जिसके कारण ये प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को बांग्लादेश दिवस मनाया जाता था। लेकिन अब कब मनाया जाएगा, अब मनाया जा रहा है 8 अगस्त को मनाया जा रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, अब 8 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसका मतलब है लेकिन 2025 से नए दिवस के बांग्लादेश के रूप में 8 अगस्त को घोषित किया गया।
तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 11 मिलियन पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा गया। मतलब एक राज्य सरकार है जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पौधे लगाएगी, तो कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है, या आपका मध्य प्रदेश है, बिहार है, कि महाराष्ट्र है। तो 11 मिलियन जो है पौधा लगाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एग्जामिनर उत्तर प्रदेश आयोग में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हैं या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है एक आयुष विश्वविद्यालय, मतलब जो एक प्रकार का मेडिकल विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय उनको कहते हैं जहां पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ चिकित्सा को डेवलप किया जाता है, उसे आयुष विश्वविद्यालय बोलते हैं। और जो आपका कह सकते हैं कि मेडिकल जो होता है वो एलोपैथ को जो है डेवलप करने के लिए मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो अब यहाँ पर यूपी में है, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। इसका मतलब है कि यदि यूपी से रिलेट करके कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लखनऊ में है, कानपुर में, आगरा में या गोरखपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, गोरखपुर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। चलिए अब थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल्स भी देख लेते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को, मतलब आपका एग्जामिनर एक वर्ष के अंदर का करंट अफेयर्स पूछ सकता है। 2025 का भी पूछ रहा है 1 जुलाई को, तो आपको उसका आंसर देना होगा, क्योंकि एक साल के अंदर ही है और ज़्यादातर करंट अफेयर्स एक साल के अंदर ही होते हैं, और बाकी जो है कुछ करंट अफेयर्स 2 साल, 3 साल, 4 साल के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिक्स मान करके पूछे जाते हैं। करंट मेन तो 1 साल का ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गोरखपुर में इन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ, इस पूरे विश्वविद्यालय का नाम है, विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। अब देखिए, यह उत्तर प्रदेश का पहला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में इस तरह का आयुष विश्वविद्यालय नहीं था, जिनकी लागत जो है 267 जो है 50 करोड़ थी, और जो है 52 एकड़ में यह बना था। इसका उद्देश्य क्या था, आयुर्वेद जिसे हमने बताया था, यूनानी बताया था, और होम्योपैथ और योग को बढ़ावा देना। मतलब जो भारतीय संस्कृति की जो चिकित्सा पद्धति रही है, चाहे वो आपका योग रहा हो, आयुर्वेद रहा हो, यूनानी चिकित्सा पद्धति रहा हो, चाहे आपका जो है होम्योपैथ रहा हो, ये भारतीय चिकित्सा पद्धति को डेवलप करने के लिए गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, गोरखपुर में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है हाल ही में किस देश द्वारा सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किया गया। इसका मतलब है कि सिंथेटिक मानव परियोजना जो होती है, वो मानव के गुणसूत्र, उसके डीएनए, उसकी डिजाइन, डीएनए की डिजाइन, ये सब कुछ को जो है कहाँ तक बेहतर तरीके से मतलब बेहतर तरीके से ये कार्य करने के लिए उसका पूरा का पूरा जो प्रक्रिया होता है, उसे समझाने का हम लोगों ने एक संस्थान, मतलब एक सिंथेटिक जीनोम तैयार किया, जो किस देश द्वारा किया गया, अमेरिका, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। और याद रखना है कि ये जो सिंथेटिक जीनोम है, ये क्या है, कृत्रिम मानव डीएनए, जिसको हम लोग अभी बता रहे थे, डीएनए निर्माण, अनुवांशिकी सामग्री, मतलब आपका अनुवांशिकी सामग्री डिकोड करने का काम ये हो रहा है सिंथेटिक मानव में, और जिसे डिजाइन करने, और ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है इस तरह की प्रक्रिया को करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये डीएनए सामग्री हो गया। हाल ही में विश्व का 5वां सबसे दुर्लभ मृदा, इसका मतलब है कि विश्व का 5वां सबसे दुर्लभ मृदा भंडार किस देश में मिला।
ये देखिएगा, दुर्लभ मृदा भंडार यदि पूछेगा, विश्व का 5वां सबसे दुर्लभ मृदा भंडार किस देश में मिला? तो चीन में, भारत में, म्यांमार में, श्रीलंका में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भारत में मिला है और भारत के गुजरात क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी में यह दुनिया का दुर्लभ मृदा भंडार पाया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि भारत में दुर्लभ मृदा का विशाल क्षेत्र गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में देखा गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। याद रखना है कि यहाँ पर भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूथ स्पिरिचुअल समिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये समझना है कि उत्तर प्रदेश में जो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ, आगरा में हुआ, प्रयागराज में हुआ, वाराणसी में हुआ या गोरखपुर में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में जो है ये सम्मेलन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि युवाओं को आध्यात्मिक, क्योंकि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो है आपका वाराणसी है, वाराणसी पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। सांस्कृतिक राजधानी और उत्तर प्रदेश का आध्यात्मिक नगर भी रहा है, आध्यात्मिक नगर भी वाराणसी रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी एक टेस्ला है, जो कार निर्माता कंपनी है या वाहन निर्माता कंपनी, जो भारत के किस शहर में अपना पहला शोरूम खोला है। मतलब इस कंपनी ने भारत के एक शहर में अपना पहला शोरूम खोला था। तो ये कौन सी जो है कंपनी है, तो ये दे सकता है कि भारत के किस शहर में अपना पहला शोरूम खोला है। तो ये टेस्ला कंपनी है। टेस्ला कंपनी किसकी है? ये एलन मस्क की है, एलन मस्क की। और ये वर्ल्ड की सबसे महंगी कार बनाती है ये कंपनी, बहुत ही मतलब महंगी कार, ऑटोमेटिक कार, नॉन ड्राइवर कार, ऐसी बहुत सारी कार बनाती है। तो इस टेस्ला कंपनी ने भारत में भी एंट्री कर लिया है और अपना पहला शोरूम भी खोल दिया है। ये भारत के किस बड़े शहर में अपना पहला शोरूम खोला है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चंडीगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोल दिया है, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉप लेवल की कार बनाती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पर कह रहा है कि भारत का पहला राज्य जो पशुपालन को, भारत का पहला राज्य जो पशुपालन को क्या कर दिया है? कृषि का दर्जा दे दिया है। मतलब कौन सा राज्य है जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो वैसे भी हमारे यहाँ जो मिश्रित कृषि होती है वो होती है पशुपालन एवं कृषि, इसे हम लोग मिश्रित कृषि बोलते हैं। तो यदि मिश्रित कृषि की बात करें तो वो तो ठीक है, पशुपालन और कृषि, लेकिन कृषि को ही मान्यता दिया गया। इसने क्या किया कि पशुपालन को भी कृषि का मान्यता दर्जा दे दिया। तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या मध्य प्रदेश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र है, जो इस तरह का करने वाला राज्य। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर पुरस्कार दिया गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे गंगा स्वच्छ रही होंगी, या तो वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से नदी को ध्यान में रखते हुए, उसकी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो ये गंगा सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया। ये कौन सा शहर है जिसे इस तरह का पुरस्कार दिया गया? प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है या गाजीपुर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेहतर यदि करंट अफेयर्स लगती है तो आप लोग कमेंट्स में एक बार जरूर बोलिएगा, लगातार कंटिन्यू चलेगा और कमेंट का इंतजार आप लोगों का रहेगा। ठीक, धन्यवाद।